ये राज्य कहां पहुंचा है। यहां का पर्यटन ठप हो चुका है, यहां सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक काम हुआ है, राजनेताओं की तिजोरी जरूर भरी है। और इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलराज पासी साहब जुड़ रहे हैं जनता के एजेंडा में। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे अमरीश कुमार साहब। मेरे साथ कुछ ही देर में कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो प्रदेश की पहली महिला डीजीपी भी बनी, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, कुछ ही देर में जुड़ेंगी। और कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी मेरे साथ होंगे। और इन सब के बीच धर्म की नगरी में आप प्रबुद्ध महाजनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मार्तनपुरी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। महामंडलेश्वर है, महंत रविंद्रानंद सरस्वती जी हैं जूना अखाड़ा से, स्वामी निरंजन जी हैं, स्वामी विनोद जी हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमरीश कुमार जी आपसे, 1 साल होने को है इस दैवी आपदा को, जो महाप्रलय आया था। आज भी आपने कोई काम नहीं करा, आप कपाट खुलने के दिन आ गए हैं। कैसे लोग आप पे भरोसा करें? मेरा बहुत इसमें स्पष्ट मत है कि आपको कम से कम पार्टी नहीं बनना चाहिए। काम हुआ, कम हुआ, परिस्थितियां जो मौसम की रही, आज भी इन गर्मियों के बाद भी ग्लेशियर टूट रहे हैं, फिसल रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। बावजूद इसके मैं तो सोचता यही हूं और चाहता भी यही हूं कि इस आपदा में सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। बजाय आलोचना के सहयोग अगर मिलेगा तो उत्तराखंड का भी विकास होगा, उत्तराखंड का। किसका सहयोग आप चाहते हैं? किस तरह का सहयोग आप चाहते हैं? मेरा अनुरोध ये है कि कुछ तो ऐसे भी राजनेता इस उत्तराखंड में हैं जो इस उत्तराखंड की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए। आप नाम लीजिए ना। नाम कुछ नेता क्या होता है, ये जनता बैठी है, इसके सामने नाम लेने से अमरीश कुमार साहब क्या हर्ज है? मेरा आप भी राजनेताओं को बेबाक बोलना चाहिए। मेरा संकेत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी साहब की तरफ है, जिन्होंने अभी पूरे देश में एक संदेश दिया, जो उत्तराखंड में आए वो सर पे कफन बांध के आए। इसका क्या मैसेज, इसका क्या संदेश? और तो उन्होंने कुछ अनुभव किया होगा ना, इससे उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है? जो अनुभव किया हो, अगर वो सरकार से साझा करते, अपने सुझाव देने का काम करते, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करते। ये उत्तराखंड कांग्रेस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, समाजवादी पार्टी का नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का नहीं है। ये उत्तराखंड सबका है। जल प्रलय के बाद आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, एक मुझे उदाहरण दे दीजिए कि आपने क्या बदला अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लेकर। एक उदाहरण मुझे दे दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट, हमसे 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोई एक दिन में चीज बनती नहीं, एक दिन में आपदा आती नहीं, ऑल ऑफ ए सडन आ गई। उसकी तैयारियां उन 5 साल में क्या थी, इसका जवाब भी सर, आपकी तैयारियां नील थी, आपकी सड़कें तैयार नहीं थी, आपके पास दवाइयां नहीं थी, आपके पास पानी नहीं था, आपने इतने लोगों को भेजा, उनका रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं था। आप क्या बात कर रहे हैं? ये प्रदेश की जनता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, आप लोगों को आज साथ देना चाहिए। लेकिन सवाल अब बलराज पासी साहब आपसे, आपने क्या किया? आप भी तो सत्ता में रहे। इन्होंने खंडूरी जी का नाम लिया और इस उत्तराखंड के अंदर 26 राजमार्ग आए, उनको बनाने का काम भुवन चंद खंडूरी ने किया। यहां से हरिद्वार पार करें, कितने पुल बने हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आपने क्या सुझाव दिया? बसें बह जाया वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका निर्माण खंडूरी जी ने किया। अगर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री बलराज पासी साहब ये मैसेज दे कि जो उत्तराखंड में आ रहा कफन बात किया है, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज उनका इसलिए है कि 26 की 26 नेशनल हाईवे जो टूटे पड़े हैं, और जब पिछली बार जो आपदा आई थी, उस आपदा में जो लोग मर गए उनको नहीं रोका जा सकता था, लेकिन वहां आधे से ज्यादा संख्या, हजारों लोग जो हैं वो ठंड से मर गए, वो भूख से मर गए। और सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपदा आने से पहले कभी आपने ये कहा कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं है? जन्मदिन पर गया हुआ था, मैं केक काटने के लिए गया हुआ था। हम 19 तारीख को केदारनाथ में सुबह 10 बजे उतर गए, मैं स्वयं और निशंक जी, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंच पाया और हजारों लोग सड़कों पर जो भूखे मर रहे थे। आखिर ये कौन उसकी चिंता करता? लेकिन आपने कितने सुझाव दिए? सवाल राष्ट्रीय आपदा नहीं, ये राष्ट्रीय आपदा, ये क्यों नहीं राष्ट्रीय आपदा थी? इन्होंने मना किया। क्यों नहीं? 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन, दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बहरहाल मेरे साथ कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी जुड़ चुकी है। आपको गौरव प्राप्त हुआ इस प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनने का। आपको क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी क्यों फेल हो गई और आपको क्यों मौका मिलना चाहिए? मैम, कांग्रेस बीजेपी को कोई एहसास ही नहीं कि आम आदमी का क्या जरूरत है, उनको क्या चाहिए। उन्होंने विकास के नाम पे खिल्ली जैसी उड़ाई है।
कहीं गांव में जाके देखें तो गांव की दुर्दशा दिखाई दे, उस बात का एहसास ही नहीं है। हमारे रोजगार नहीं मिलता, हमारी शिक्षा बेकार है, हमारी सड़कों के नाम पे कीचड़ दलदल, गांव में जो रहते हैं वो कीचड़ के साथ साथ रहते हैं। किस तरह का विकास किया है, किस तरह की समझ है, आपस में ही लगे रहते हैं। अमरीश कुमार जी कह रहे हैं हरीश रावत जी आगे सब ठीक हो जाएगा। आज तक ठीक हुआ? 5 साल जो उन्होंने वो चलाया, सांसद बन के कुछ ठीक किया? यहाँ पे क्या विकास हुआ बता दीजिए। अमरीश कुमार साहब, अब वो तो हरिद्वार के सिटिंग एमपी रहे हैं, उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट मिला है, वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में MOS रहे। क्या किया उन्होंने? देखिए, जिस मिनिस्ट्री में वो रहे उस मिनिस्ट्री से हरिद्वार को बहुत कुछ मिला। एक उदाहरण, अगर वो श्रम मंत्री प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में भी रहे, श्रम मंत्री रहे जी, तो ESI का 300 बेड का अस्पताल हरिद्वार को मिला जी, श्रमिक सेवा केंद्र, श्रमिक शिक्षण केंद्र हरिद्वार को मिला। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे तो बागवानी का रिसर्च सेंटर मिला, गन्ना शोध संस्थान का प्रस्ताव पारित हुआ, स्वीकृत हुआ। बागवानी की सब्सिडी कौन खा गया, जरा नाम लीजिए। देखिए, वो कौन खा गया, बागवानी की सब्सिडी कौन खा गया, उसका फैसला, बागवानी के सब्सिडी का जो प्रकरण है वो कानूनी, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत पैसा मिला, नेता खा गए वो सब्सिडी। जिन्होंने खाया वो इनके साथ है। वो पहले आप जब खाया तब आपके साथ, खाने वालों का जब आपके साथ मैं आ रहा हूँ। बल्लाज पासी साहब, इसका जवाब दीजिएगा। मेरे साथ कई सारे लोग हैं, वो उनको भी साथ रखते हैं। मैम आप उठिए ना, मुझे कुछ आप बताना चाह रही है, आपको उठ के मुझे बताना पड़ेगा। पूछिए अपना सवाल। 13 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए। आज जो उत्तराखंड की हालत है ये बीजेपी और कांग्रेस की आपस की मिली भगत की देन है। और आज भी जब उत्तराखंड बना था, ये वादे थे हमारा उत्तराखंड अलग होगा, इसमें इतना विकास होगा, विकास ने उत्तराखंड का विनाश करके रख दिया। बिल्कुल, मैं आऊंगा, ये नेक्सस क्या है मैं बताऊंगा दर्शकों को। आप मुझे बताइए मित्र, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, अभी 13 साल हुए उत्तराखंड को बने हुए, 14 साल होने वाले हैं। तो भाजपा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलने के अलावा 8 और कोई काम नहीं है। कितने मुख्यमंत्री बने ये भी प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, आप क्या कह रहे? सर, जब से आपदा आई है भारतीय जनता पार्टी ने आपदा पे राजनीति करने के अलावा क्या किया? बिल्कुल, आपदा पे राजनीति हुई है। संत समाज भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बाबा? सर, 13 साल उत्तराखंड सरकार को बने हुए हो गए। ND तिवारी सरकार यहाँ कांग्रेस की रही है। ND तिवारी सरकार ने अर्धकुंभ मेले के अंदर केंद्र सरकार ने 140 करोड़ रुपया हरिद्वार के विकास के लिए दिया, जिसके अंदर स्थायी जो है निर्माण कार्य। अर्धकुंभ क्या है, तो पूरा कुंभ भी हुआ। सड़कों का क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, कितने में सामान खरीदा गया? सर, गरम जो है उसके अंदर 132 करोड़ रुपया लगाया गरम जो है ND सरकार ने। उसके अंदर जो है ये केबल स्टेट पुल बना है, ये चमगादड़ टापू का पुल बना है, सारे के सारे जो है रोशनाबाद सिडकुल बना है। इतने विकास के कार्य किए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास। क्यों लोग बलराज पासी साहब ये मानना है, मैं आपको बताता हूं। महात्मन, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा, अभी विकास की बात आई है जी। हरीश रावत जी 5 वर्ष से यहाँ के लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रतिवर्ष गंगा की जो बाढ़ में इस लोकसभा क्षेत्र के 40 गांव जो हैं जल में डूबते हैं और वो गंगा पे तटबंध की मांग करते हैं। और जल संसाधन मंत्री होते हुए उन्होंने क्या किया? उस क्षेत्र में ये नेक्सस क्या है मैं आपको बताता हूं बलराज पासी साहब। आपको याद होगा, आपने कहा कांग्रेस के 56 घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे। साहब, क्या वो 56 घोटाले का आज तक आप लोगों को कुछ पता चल पाया? कमेटी की कमेटी बदलती गई। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी आई, उन्होंने राष्ट्रपति को एक चार्जशीट सौंप दी कि साहब हम बीजेपी के घपले घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। आप क्या नेक्सस है आपस में क्या कि आप भी घोटाले करिए, हम भी घोटाले करेंगे? हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ। तिवारी जी की जब सरकार बनी थी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी ने ये राज्य बनाया था और उत्तरकाशी में जब समस्या आई 250 करोड़ रुपया तुरंत दिया। ये नहीं सोचा यहाँ तिवारी जी है। काम हुआ बताइए जरा। औद्योगिक पैकेज जो दिया नरेंद्र, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और मेरा सवाल ये है, वो 56 घोटालों का क्या हुआ आज बताइए ना, आपके सामने प्रदेश की जनता। और आज जो 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार है, अटल जी उसकी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार है, करे ना पूरा, उसको पूरा करे, जनता के सामने लाए, उसको करे पूरा। अमरीश कुमार साहब, जो लोकायुक्त आया, जो खंडूरी का लोकायुक्त आया, क्यों हटाया उसको? जो खंडूरी जी का लोकायुक्त आया, क्यों हटाया उसको? NRHM घोटाले की एक CBI की जांच हुई तो सारे चुनाव से ठीक पहले आपको याद आ गई कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में घोटाला हुआ। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच है वो चुनाव के वक्त हो या चुनाव से पहले,
आवाज चोट कहीं, आवाज कहीं। हमने भ्रष्टाचार की जांच की, चीख रहे हैं अजय भट्ट, चीख रहे हैं बीजेपी के नेता। अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो चीखने की जरूरत क्या है? चलिए, आप कह रहे, बिल्कुल मैं आऊंगा। इससे पहले मेरे साथ दुर्गेश प्रताप सांग भी समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। आपको यहाँ क्या तलाश मिल रहा है? आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ के लिए विकल्प बन सकते हैं? पिछले 14 साल में उत्तराखंड में उत्तराखंड के वासियों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, इनके साथ सिर्फ छलावा किए हैं, इनको सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किए हैं। यहाँ पे विकास के नाम पर सुनने रहा है, कोई भी विकास कार्य यहाँ पे नहीं हुआ है। और हमें इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं मिलेगा कि 14 साल में जिस तरीके से उत्तराखंड के वासियों को छला गया है। आपका तो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। लोग पूछेंगे आपसे, आप वहां नहीं संभाल पाए, यहाँ क्या करेंगे? कोई नहीं खराब है। 150 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगा अभी अगस्त में ही हुआ था। देखिए, दंगा कराने वाले कोई और हैं और पार्टी को बदनाम कर दिया जा रहा है। आपने जेल भेज दिया? कितनों को आपने जेल भेज दिया? बहुत जेल में गए, बहुत जेल में जाएंगे। चुनाव के बाद आपने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया तो बाहर आ गए। मेरे साथ मार्तन पुरी जी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर, अमूमन यहाँ आते रहते हैं। और हम आपको बता दें दर्शकों को, 2500 किलोमीटर की यात्रा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आपने की थी। फिर गंगा का हाल ऐसा क्यों है? 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं इस गंगा में। गंगा पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। महामंडलेश्वर जी, देखिए, सबसे मुश्किल बात यह है कि राजनीतिक दलों का दुर्भाग्य यह है कि वह अपने बुरे को भी उन्हें अच्छा कहना है, दूसरे के अच्छे को बुरा कहना है। और आज जो इनके सामने केवल एक उद्देश्य है कि किस प्रकार यह वोट प्राप्त कर लें। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं कि यह तपोभूमि भोग भूमि में परिवर्तित होती जा रही है। जिम्मेदार कौन है? महामंडलेश्वर खुल के बोलिए, मौका है आज। देखिए, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ भी हैं, संत समाज भी हैं, प्रशासन भी हैं, और पूरा एक जीवन का दर्शन बदल गया है। जो तपोभूमि होनी चाहिए थी वो भोग भूमि है। जो केदारनाथ में हुआ वो सब जगह पूरे उत्तराखंड में होकर के रहेगा। जी महात्मन, आप मुझे बताइए, अगर ये तपोभूमि जो है ये भोग भूमि में तब्दील हो गई है, किसी ना किसी की तो जवाबदेही बनती है ना? जवाबदेही पूरे समाज और पूरे वर्ग की है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आप लोगों का प्रभाव कम क्यों हो रहा है हरिकेद्वार में? प्रभाव कम नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रभाव प्रताप होता तो राजनेता भ्रष्टाचार करते? बिल्कुल ऐसा है कि हमारा प्रभाव अपने क्षेत्र में है और हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जब समाज के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप करना जरूरी होता। महात्मन, इतिहास गवाह है, जब जब आप लोग हस्तक्षेप करते हैं चीजें सुधरी हैं, तो आपको हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? हस्तक्षेप हम बाहर रह के कर सकते हैं, लेकिन उस आप कोयले की खान में जाएंगे तो आप पे काली की दाग लगेगी। कंचन भट्टाचार्य जी, नजर आपकी ओर भी थी। दिल्ली में लोगों ने आपको बड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा साहब 49 दिन में आप भाग खड़े हुए। 17 वादों का क्या जो आपने जनता से किए थे? ये बहुत गलत आरोप है महोदय। आपको मालूम है कि पहले से ही दोनों पार्टियों का क्या लक्ष्य था, क्या उनका उद्देश्य था जब उन्होंने साथ देने की बात की? ये तो आपको पहले से ही पता था, उनके समर्थन से सरकार ही नहीं बनानी थी। बोलने दीजिए। उसके पश्चात जब उन्होंने वायदा करके साथ अनकंडीशनल जो चीजें उनके विपरीत थी वो भी उन्होंने मान ली कि हाँ हम ठीक है, इस पे आपको सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जब शुरू हुआ जो क्रम, जो उन्होंने कहा स्वराज हमारा मेन लक्ष्य है, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लोकपाल बिल हमारा एक जब तक नहीं आएगा तब तक बिजली, पानी, सड़क, बुनियादी चीजें हैं, आप कह लेने तो फिर भी ले आते आप मुद्दे को कह लेने दीजिए। स्वराज पे उन्होंने मना किया। अगर लोकपाल बिल नहीं आता सही प्रकार का तो भ्रष्टाचार जिस तरह इस वक्त बह रहा है उसी तरह से होता रहता है। चलिए, अगर उस पे उन्होंने साथ भी देना था, नीचे से तो आपने पहले ही सरकार नहीं बनानी थी। कुछ और बुनियादी मुद्दे हैं मित्र, बताइए ना। मैडम ये बताइए, ये क्या गारंटी है कि आप सब यहाँ से नहीं भागोगे? अगर आप जीतती हो तो आप यहाँ से नहीं भागोगे, इस बात की क्या गारंटी है? मैं आऊंगा कंचन जी, मैं आऊंगा। बताइए ना मित्र, बोलिए जरा, जल्दी उठिए। हाँ जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी आप आदमी पार्टी सेकंड नंबर पर ही विपक्ष में बैठने को भी तैयार थी कि हम विपक्ष में बैठेंगे लेकिन कांग्रेस से मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के साथ समर्थन लेने का मतलब क्या था? और दूसरी बात यह है कि सब लोग कहते हैं कि केजरीवाल जी भगोड़े हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं आऊंगा कंचन जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। बड़े बुजुर्ग महात्मन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत दूर वहां पर बैठे हैं। आपसे मैं चाहता हूं आप उठिए ना, आज आप बोलिए। अगर गंगा साफ सुथरी नहीं हो पाई, 1985 में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू किया, अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं गंगा साफ कर दूंगा। अच्छा है।
विश्वास होता है क्योंकि 85 से हम यही सुनते आ रहे हैं। सुनते आ रहे हैं। तो फिर आपको विश्वास कैसे हो रहा है? हो नहीं रहा।